Hey everyone, welcome to my YouTube channel Miss Political Science. So today's video about MPS 001 Political Theory Chapter 2 which is Democracy यानी लोकतंत्र. I am Payal, graduated from Delhi University, MA Political Science from IGNOU, NET qualified, foundational course in disaster management, certificate course in women and legal literacy. So let's start. तो आज का हमारा जो चैप्टर है डेमोक्रेसी, जब आप इसे स्टार्ट करते हैं तो आपका फर्स्ट टाइटल इसमें आपको मिलता है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र क्या है. देखिए लोकतंत्र जो हिंदी वर्ड है वो इंग्लिश के डेमोक्रेसी से निकला है, बट डेमोक्रेसी कहाँ से आया है? डेमोक्रेसी आया है एक ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसिया से. देखिए ग्रीक वर्ड की क्या हिस्ट्री है, ग्रीक वर्ड से ही हमारे पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट ऑफ द जो टर्मिनोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड से ही क्यों निकली है, इसका रीज़न मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है. अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें मैंने पॉलिटिकल थियोरी के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है. सो आगे बढ़ते हैं. डेमोक्रेसी दो वर्ड से मिलकर बना है. डेमोक्रेसिया ग्रीक वर्ड के दो वर्ड हैं. फर्स्ट वन इज डेमोस विच मीन पीपल एंड सेकेंड वन इज क्रेटोस विच मीन रूल यानी लोगों का शासन. देखिए we can say a form of government in which the people rule whether directly through personal participation or indirectly through elected representatives यानी लोगों का शासन एक सरकार का एक ऐसा रूप, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट का एक ऐसा रूप जिसमें लोग या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं. देखिए प्रत्यक्ष रूप से कैसे कि जो डिसीजन मेकिंग हो रहा है उसमें हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें. लाइक आज से 2000 साल पहले जो एथेंस, स्पार्टा यानी ग्रीक की में जो डेमोक्रेसी यूज़ होती थी वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी. वहाँ पे लोग डायरेक्ट जो पॉलिसी मेकिंग होती थी उसमें पार्टिसिपेट करते थे और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते थे. बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है. आज हम किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, डेमोक्रेसी के किस फॉर्म को हम यूज़ करते हैं? सो हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्टली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. हम उस रूल को यूज़ करते हैं जिसमें हम वोट देकर अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं जो आगे जाकर हमें रिप्रेजेंट करता है. हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो नीड्स है, हमारे से रिलेटेड जो डिसीजन लेने होते हैं वो लेता है. जैसे आज के टाइम पे हम वोट करते हैं, वोट करने के बाद हम अपने MP MLAs को इलेक्ट करते हैं जो मिलकर अपने प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं. प्राइम मिनिस्टर और ये सभी पार्लियामेंट में बैठने वाले MP MLA हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो हमारे लिए पॉलिसी मेकिंग करते हैं. अब बात करते हैं लोकतंत्र की हिंदी मीनिंग. यानी लोकतंत्र भी देखिए दो वर्ड से मिलकर ही बना है, लोक प्लस तंत्र. लोक यानी लोगों का, तंत्र यानी कि शासन. सिंपल, लोगों का शासन. देखिए आपने 9th 8th 9th में सिविक्स पढ़ी होगी, तो सिविक्स में 8th 9th की सिविक्स में आपको एक सिंपल सी डेमोक्रेसी का एक मीनिंग बताया गया होगा जो कि अब्राहम लिंकन हमें बताते हैं. अब्राहम लिंकन जो कि US के प्रेसिडेंट थे इन 1863 नवंबर 19 को कहते हैं डेमोक्रेसी इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. यानी लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता पर शासन है जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं. आगे बढ़ते हैं. प्रोफेसर सिले, अगर हम डेमोक्रेसी की प्रॉपर मीनिंग्स की बात करें तो आपको प्रोफेसर सिले की द्वारा बताया गया है कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट इन विच एवरीवन पार्टिसिपेट्स. यानी लोकतंत्र या प्रजातंत्र. देखिए लोकतंत्र प्रजातंत्र एक ही वर्ड है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि कहीं तो मैम ने लोकतंत्र लिखा और कहीं पे प्रजातंत्र. सो प्रजातंत्र उस सरकार को कहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है. हाँ जी, जिसमें ईच एंड एवरी पर्सन
एवरी इंडिविजुअल पर्सन पार्टिसिपेट करता है, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। मॉडर्न डेमोक्रेसी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एंशियंट डेमोक्रेसी। देखिए, आज की जो हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो हमारी प्राचीन यूनान में जो डेमोक्रेसी थी उससे बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है जी? एथेंस में क्या होता था, एथेंस में जब कोई भी पॉलिसी मेकिंग होती थी उसमें वहाँ के सभी लोग पार्टिसिपेट करते थे डिसीजन मेकिंग में। बट इंडिया में तो ऐसा नहीं है। अब आप ही बताइए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी तो आपको प्राइम मिनिस्टर ने कॉल करके बुलाया था, मेल के थ्रू बुलाया था कि हाँ जी आइए हम न्यू पॉलिसी लेके आ रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो आके पार्टिसिपेट करो, हमें आपकी राय चाहिए? नहीं ना। या फिर आपकी डिमोनेटाइजेशन हुई, उस टाइम पे हमें बुलाया गया था? नहीं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी है कि भाई हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें? जी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ही उन्हें रिप्रेजेंटेटिव अपना बना करके वहाँ पार्लियामेंट में भेजा है, अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया है, आपने उन्हें हक दिया है कि वो आपके लिए डिसीजन मेकिंग करें। ठीक है? तो जो एथेंस का प्राचीन यूनान में जो डेमोक्रेसी होती थी उसमें क्या होता था, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता था। बंदे जितने भी बंदे होते थे वो सभी मिलके एक जगह पे बैठ के डिसीजन लेते थे, पॉलिसीज बनाते थे। बट जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें ऐसा नहीं है। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, वो पार्लियामेंट में जाते हैं, बिल लेके आते हैं, बिल को पास करते हैं और बाद में वो एक कानून बन जाता है, पॉलिसी बन जाती है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। देखिए, आगे हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है आपकी डेमोक्रेसी का? आपकी मॉडर्न डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग कैसे होती है? डेमोक्रेसी डिनोट्स मॉडर्निटी। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब ही मॉडर्निटी है। अगर हम बात करें कि डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, सो इन ब्रिटेन दिस चेंज वॉज सिग्नल्ड बाय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट बिगेन इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी। तो हमारी जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेसी जिसकी स्टार्टिंग ब्रिटेन से होती है, ब्रिटेन में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है, औद्योगिक क्रांति शुरू होती है 18वीं सदी में ब्रिटेन के अंदर, जिसमें अमेरिका जिसके तुरंत बाद ही फ्रांस और अमेरिका में भी ऐसी ही कुछ क्रांतियाँ होती हैं वहाँ पे, जबकि राजनीतिक क्रांति होती है, पॉलिटिकल आप कह सकते हैं पॉलिटिकल रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है फ्रांस में, आपके अमेरिका में। बट ब्रिटेन में स्टार्ट होती है सबसे पहले डेमोक्रेसी किसके साथ? आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ। देखिए, अब हम वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो कैसे स्ट्रॉन्ग होती गई। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन फर्स्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी, हम कह सकते हैं कि पहला आधुनिक लोकतांत्रिक देश था ब्रिटेन। क्यों ऐसा कह रहे हैं? बिकॉज इन 17th सेंचुरी ड्यू टू सिविल वॉर रॉयल एब्सोल्यूटिज्म वॉज एंडेड। वहाँ पे ब्रिटेन में क्या होता था, राजा का शासन था। बट 17th सेंचुरी में वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है। इंडस्ट्रीज़ में लोग 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करते थे, बट उनको प्रॉपर पे नहीं किया जाता था। जो डिज़र्व करते थे वो पे उनको नहीं दी जाती थी। उसके बाद महंगाई भी वहाँ बढ़ने लगी थी, लोगों के पास खाने तक के भी पैसे नहीं थे कि वो अपना एक दिन का 12 घंटे काम करने के बाद भी उन्हें इतना पैसा नहीं मिलता था कि वो अपनी एक टाइम की रोटी भी अरेंज कर सकते। तो ऐसे धीरे धीरे लोगों में एक गुस्सा पनपने लगा राजा के अगेंस्ट। तो वहीं से स्टार्ट होती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। Industrial Revolution. In 19th century, the expansion of suffrage took place, beginning with the
एनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ द अपर मिडिल क्लास इन द रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832। अब 1832 में एक रिफॉर्म लेके आया जाता है जो कि मिडिल क्लास के लिए होता है। इसके बाद वहाँ पे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनको वोटिंग राइट मिलता है। कब? 19th सेंचुरी में। देखिए 17th सेंचुरी में जब ब्रिटेन में सिविल वॉर होती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है, उसके बाद पावर चेंज हो जाती है। अब जो राजा वहाँ पे रूल कर रहा था, किंग जो रूल कर रहा था, वो रूल अब किंग से वो पावर छीन के अब वो पावर किसको ट्रांसफ़र कर दी गई थी? वो ट्रांसफ़र कर दी गई थी पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट के दो हाउस थे जिनको किंग की पावर लेके सौंप दी गई थी। अब वहाँ पे जो भी रूल रेगुलेशन डिसीजन मेकिंग होगी वो कौन करेगा? आपकी पार्लियामेंट, ब्रिटेन की पार्लियामेंट। क्योंकि पहले ये डिसीजन मेकिंग कौन करता था? किंग करता था। बट जैसे ही वहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट होती है तो लोगों ने राजा से उसकी पावर छीन के वो पार्लियामेंट को दे दी थी। अब पार्लियामेंट 19th सेंचुरी में एक रिफॉर्म लेके आता है, रिफॉर्म एक्ट लेके आता है, जिसके थ्रू जो मिडिल क्लास लोग थे उनको वोटिंग राइट प्रोवाइड किया जाता है। देखिए मिडिल क्लास को तो वोटिंग राइट मिल जाता है, पर जो आपकी वर्किंग क्लास थी, जो मजदूरी करती थी, उनको अभी भी वोटिंग राइट नहीं था। तो वहाँ पे क्या होता है? चार्टर मूवमेंट स्टार्ट होता है। देखिए चार्टिज्म मूवमेंट क्यों कहते हैं? वहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप्स बने हुए थे और वो ग्रुप्स मिलके एक साथ आके कुछ चार्टर लेके आते हैं। चार्टर में कुछ उनकी शर्तें होती है कि आप हमारी ये शर्त पूरा कीजिए, वो पार्लियामेंट को कहते हैं। तो इन्हीं लोगों के ग्रुप्स ने मिलके जब ये चार्टर लेके आया तब इसी ग्रुप को हमने चार्टिज्म का नाम दिया और इन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट किया उसी को हमने चार्टिज्म मूवमेंट किया। तो चार्टिज्म मूवमेंट के थ्रू क्या हुआ? जो वर्किंग क्लास थी उसको मताधिकार मिला, उसको वोटिंग राइट हमने प्रोवाइड किया। हमने नहीं, सॉरी, ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने। बाय 3 रिफॉर्म एक्ट लेटर। तो धीरे धीरे 2-3 रिफॉर्म आने के बाद क्या होता है? 2/3 ऑफ द मेल पॉपुलेशन स्टूड एनफ्रेंचाइज्ड। कि 3 सुधार अधिनियमों से गुजरने के बाद लगभग 2/3 पुरुषों को ही मताधिकार प्राप्त हुआ। देखिए इतने रिफॉर्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी टोटल पॉपुलेशन की जो मेल हमारी पॉपुलेशन थी उसके सिर्फ 2/3 पार्ट को ही आपका वोटिंग राइट मिला। उसके बाद 1929 में राइट टू वोट फॉर वुमेन कि महिलाओं को मताधिकार की प्राप्ति होती है 1929 में। उसके बाद 1948 में स्टार्टिंग ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हाँ जी, तो कमेंट करके ज़रूर ये बताइएगा कि इंडिया के अंदर महिलाओं को वोटिंग राइट कब मिला। ये तो हमने बात की ब्रिटेन की। ब्रिटेन में तो वुमेन को 1929 में वोटिंग राइट मिल गया, बट हमारे इंडिया में ये वोटिंग राइट हमें कब मिला और क्या हमें भी इतना इंतज़ार करना पड़ा था वोटिंग राइट के लिए? सो लेट्स मूव फ्रांस की बात करते हैं कि फ्रांस में वोटिंग राइट या फिर फ्रांस में डेमोक्रेसी कैसे आती है। फ्रांस रेडिकल ट्रेडिशनल ऑफ डेमोक्रेसी वॉज इनोग्रेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ 1789 विद इट्स स्टीरिंग कॉल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। देखिए फ्रांस की क्रांति आप सभी ने पढ़ी होगी 9th क्लास की सिविक्स की हिस्ट्री की बुक में। फर्स्ट चैप्टर ही आपका फ्रांसीसी क्रांति के बारे में है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में है। तो बिल्कुल यहाँ पे उसी फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हो रही है जो 1789 में हुई थी। तो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में जिसमें कि उनका मेन आप मोटो कह सकते हो, नारा कह सकते हो फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या था? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वता यानी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इनके साथ ही वहाँ पर डेमोक्रेसी की मांग उठती है, लोकतंत्र की मांग उठती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन लेकर आया जाता है, ठीक
ठीक है, जिसमें सिटीजन प्रोक्लेमेशन ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ थ्रो एंड रिलीजन, सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। एक डिक्लेरेशन की जाती है मैन के राइट्स के लिए, जिसमें मेनली ये राइट्स की बात करते हैं। पर्सनल लिबर्टी जिसमें जिसकी ये मांग करते हैं पर्सनल लिबर्टी की, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। फ्रीडम ऑफ थॉट कि हम अपने विचारों को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी को बयां करने के लिए हम फ्री हैं। एंड रिलीजियन सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी कि हमें आज़ादी है अपनी संपत्ति की सुरक्षा करने की और राजनीतिक समानता का सभी को अधिकार मिले। ये डिक्लेरेशन की गई फ्रेंच रेवोल्यूशन में। The Revolutionary Constitution of 1791 established something akin to universal male suffrage, and even the property requirement for the right to vote was low enough to exclude only domestic servants and beggars। तो 1791 में क्या होता है, 1791 में क्या होता है, एक क्रांतिकारी संविधान पुरुष अधिकार के सामने कुछ स्थापित किया जाता है कि एक ये मांग की जाती है कि लोगों को उनके अधिकार दिए जाए, अधिकार उनकी संपत्ति की जो शर्तें लेकिन क्या रखी गई कि आपको वोटिंग राइट तो मिलेगा लोगों को, लेकिन जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, डोमेस्टिक जो वर्कर हैं, उनको या भिखारियों को वोट का अधिकार नहीं होगा। इन्हें छोड़कर सभी मेल को आपको वोटिंग राइट मिलेगा। बट ये हालात और बद से बदतर होते गए। इसके बाद जब ये कानून लेके आया गया तो हमारे पास 4 मिलियन मेल सिटीजन जो थे उनको राइट टू वोट मिला। बट उसके 4 साल बाद ही 4 ईयर लेटर मोर रिस्ट्रिक्टिव प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट्स कि वोटिंग राइट के लिए कुछ संपत्ति अधिकार लागू कर दिए गए। मतलब जो प्रॉपर्टी थी उसके बेस पे वोटिंग राइट मिलने लगा। अब क्या हुआ, एक ऐसा आप कह सकते हो एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें कि जो संपन्न परिवार के आदमी थे, जिनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा थी, सिर्फ उन्हीं को वोटिंग राइट दिया गया। और इसकी वजह से क्या होता है, ये जो 4 मिलियन मेल सिटीजन्स जिनको राइट टू वोट मिला था, अब वो घटकर सिर्फ 1 लाख तक हो गया। अब सिर्फ 1 लाख जो आप कह सकते हो प्रोस्पिरियस टैक्स पेयर थे, जो करदाता थे, टैक्स पे करते थे जो बहुत ज़्यादा, सिर्फ उन्हीं को वोटिंग राइट दिया गया। यूनिवर्सल मेल सफरेज वॉर री इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1848। अब 1848 की जो क्रांति होती है उसके बाद यूनिवर्सल मेल फ्रेंचाइज यानी लोगों को यूनिवर्सल सार्वभौमिक यानी 18+ जितने भी लोग थे, व्यक्ति थे, पुरुष थे, उनको वोटिंग राइट दोबारा से प्रोवाइड कर दिया। बट अभी तक वोटिंग राइट सिर्फ मेल को ही मिला था, फीमेल्स का तो कोई जिक्र ही नहीं था अभी तक। तो यह बात करते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आपकी 1946 में फ्रेंच में इंट्रोड्यूस की जाती है, जिसके साथ ही वुमेन को भी वोटिंग राइट मिल जाता है। 1946 में महिलाओं को वोट देने के अधिकार के साथ ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार फ्रांस में शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं यूएसए की। यूएसए में क्या होता है, यूएसए में डेमोक्रेसी कैसे आती है। आफ्टर सिविल वॉर देयर आर नो राइट टू वोट फॉर वीमेन, इंडिजीनियस एंड ब्लैक पीपल। यहाँ पे जब सिविल वार होते हैं तो उस समय लोगों को मताधिकार की प्राप्ति नहीं थी। वुमेन महिलाओं को या फिर इंडिजीनियस या फिर जो ब्लैक लोग थे उनको किसी को भी वोटिंग राइट नहीं था। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में जब यूएसए में इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन होती है तब लीगल क्रिएशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होती है। यानी जो हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आज का है उसकी क्रिएशन होती है लीगली 1776 में, और तभी से वहाँ पर स्टार्टिंग होती है डेमोक्रेसी की।
देखिए, अमेरिका में स्लेवरी प्रैक्टिस की जाती थी, दास प्रथा थी, वहाँ पे स्लेव्स बनाए रह जाते थे, हर किसी के पास अपने स्लेव होते थे। बट और 19th सेंचुरी तक ये जो स्लेवरी थी वो कंटिन्यू टू बी प्रैक्टिस्ड। उसकी प्रैक्टिस यानी कि उसको अभी भी लागू किया गया था। 19वीं सदी तक भी लोग दास रखते थे, स्लेव्स रखते थे अपने। Hereditary power of monarchy and aristocracy alike were overthrown as a republican government। जो अब अमेरिका में पहले क्या था, वंशानुक्रम में सत्ता चलती थी, हायरार्की के बेस पे पावर आगे ट्रांसफ़र होती थी। जैसे आज के टाइम पे भी कह सकते हैं हम कि जहाँ पे पहले क्या होता था, राजा होता था, राजा के बाद राजा की पावर उसके बड़े बेटे के पास चली जाती थी, बड़े बेटे से फिर उसका जो बेटा होता था उसके पास पावर ट्रांसफ़र हो जाती थी। तो ये प्रैक्टिस चल रही थी अमेरिका में। बट अब इसे ख़त्म करके, इवन एरिस्टोक्रेसी को ख़त्म करके, अभिजात तंत्र को भी ख़त्म करके उसे क्या किया गया, गणतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई वहाँ पे। और जिसमें सभी नागरिक कम से कम सिद्धांत के आधार पर समान थे। यानी कि वहाँ अमेरिका में 1776 के बाद आपकी जो हायरार्की बेस्ड पावर थी उसे ख़त्म कर दिया गया था, आपकी एरिस्टोक्रेसी को ख़त्म कर दिया गया था। वहाँ पे एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट को सेटअप किया गया और सभी लोगों को इक्वली माना गया नेशनली, कि नेशनली हर एक पीपल इक्वल है। देखिए, अगर हम बात करें कि लोकतंत्र को बढ़ावा देने में या डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने में किसका ज़्यादा योगदान रहा है, तो इसमें सबसे पहले थिंकर आते हैं जॉन लॉक, जिन्हें हम उदारवाद का पिता भी कहते हैं, फादर ऑफ लिबरलिज्म। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सेकेंड ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। 1681 में इन्होंने ये बुक लिखी, जो कि एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ बुक है फॉर क्लासिकल लिबरल आइडियाज़। इनके जो क्लासिकल लिबरल आइडियाज़ था वो इनकी इस बुक में आप पढ़ सकते हैं। तो ये इसमें क्या लिखते हैं कि हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ नेचर गवर्नमेंट बाय लॉ ऑफ नेचर। ये कहते हैं कि जो हमारी प्रकृति है उसके लिए हम सभी इक्वल है। नेचुरल लॉ की बात करते हैं, प्राकृतिक कानून की बात करते हैं कि एक प्राकृतिक कानून हो जो आज्ञा देता है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन की, स्वास्थ्य की, स्वतंत्रता में किसी अन्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कि भाई सभी लोग ना, हर एक इंडिविजुअल पर्सन को हेल्थ की, लिबर्टी की और लाइफ की फ्रीडम है, ठीक है। और कोई भी आदमी एक दूसरे की फ्रीडम में इंटरफेयर नहीं करेगा, या किसी दूसरे की जो आप कह सकते हो लिबर्टी है, फ्रीडम है, उसको हार्म नहीं करेगा। अब अगर हम बात करें स्लेव्स की, तो स्लेव क्या है, स्लेव के पास भी तो नेचुरल राइट थे ना, लेकिन फिर भी उनको हार्म किया जाता था उनके मालिकों के द्वारा। जो लोगों ने उन्हें स्लेव बनाया हुआ था वो उनकी नेचुरल राइट, उनकी नेचुरल फ्रीडम को ख़त्म कर रहे थे। सो जॉन लॉक तब आते हैं और बात करते हैं प्राकृतिक अधिकार की, कि प्राकृतिक अधिकार क्या है, नेचुरल राइट्स क्या है, नेचुरल लॉ क्या है, जिसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। द नेचुरल इक्वालिटी ऑफ मैन कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट दे आर ऑल इक्वल क्रिएचर ऑफ गॉड। तो अब जो ये नेचुरल इक्वालिटी का कंसेप्ट था जॉन लॉक का, ये कहाँ से आता है, ये इस फैक्ट से आता है कि हम सभी भगवान के बनाए हुए एक समान हैं, कि भगवान ने हमें सभी को इक्वली बनाया है, हम सभी इक्वली क्रिएचर हैं गॉड की, गिव्स देम द इक्वल राइट टू फ्रीडम। तो इसी बेस पे सभी को फ्रीडम भी इक्वल ही मिलनी चाहिए। सिविल लॉ मस्ट नाउ कन्फर्म फॉर एटर्नल दैट इज नेचुरल लॉ। तो जो मानव समाज था उसके कानूनों को भी अब जब नेचुरल आपको इक्वालिटी, फ्रीडम मिली हुई है, तो लॉ भी इसी बेस पर बनना चाहिए
कि सभी लोग इक्वल हैं। इसी नियम के अनुरूप ही हमें अपने कानून, हमें अपना राजनीतिक समाज, पॉलिटिकल सोसाइटी और गवर्नमेंट को बनाना होगा, जिसमें कि लोगों की स्वतंत्रता की, समानता की, संपत्ति की, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जिसमें इन तीनों को प्रोटेक्ट किया जाए। हमें ऐसी गवर्नमेंट बनानी होगी जो ह्यूमन बीइंग है उसके इन नेचुरल राइट्स को सिक्योर करना होगा। ये काम कौन करेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ये काम होगा कि वो व्यक्ति के जो नेचुरल राइट्स है, तो कौन से? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इनको आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। जॉन लॉक के अकॉर्डिंग ये हमारे नेचुरल राइट है जिनको प्रोटेक्ट करना ही हमारी गवर्नमेंट का काम होता है। इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स टू डिस्चार्ज, देखिए अगर हमारी गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है तो हमें उन्हें हटाने का भी अधिकार है, हम रिप्लेस कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट को। इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स टू डिस्चार्ज द पर्पस, देखिए गवर्नमेंट बनाई क्यों है? बनाई गई ही इसलिए है ताकि वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। बट अगर वो इन राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही, वो अपना एम ही पूरा नहीं कर रही, वो जिस काम के लिए बनाई गई है वो उस काम को पूरा नहीं कर रही है, तो उसके बने रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी गवर्नमेंट को हटा देना ही ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे जॉन लॉक लोगों को राइट भी दे रहे हैं, ये राइट भी दे रहे हैं कि वो उस गवर्नमेंट को हटा सकते हैं जो उनकी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट, सेव नहीं कर रही है। देखिए अगर हम क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करें तो इसके 4 मेन, आप कह सकते हो 4 प्रिंसिपल है जिस पे आपका क्लासिकल लिबरलिज्म स्टैंड करता है। तो फर्स्ट क्या है? इंडिविजुअलिज्म। क्लासिकल जो लिबरलिज्म है वो इंडिविजुअल को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, व्यक्तिवाद को ज़्यादा बढ़ावा देता है। समाज, ये सोसाइटी की बजाय इंडिविजुअल की जो इच्छाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए, इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट मिलना चाहिए, इंडिविजुअल के पे ज़्यादा फोकस करते हैं। पॉपुलर सोवरेनिटी सेकंड प्रिंसिपल है इनका, कि जनप्रिय संप्रभु सत्ता, यानी कि पावर उसके हाथ में हो जिसे पीपल, जो हमारे लोगों ने जिसको चुना है, यानी कि पॉपुलर सोवरेनिटी, संप्रभुता, राजा नहीं, आप कह सकते हो जिसके हाथ में पावर है वो इंसान ऐसा हो जिसे सभी ने मिलकर चुना हो। लिमिटेड गवर्नमेंट, थर्ड ये बात करते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ऐसी हो जो लोगों के काम में इंटरफेयर ना करे, बट उनके लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे। उनके काम में तो इंटरफेयर ना करे बट उनको प्रोटेक्ट करे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे। एंड फोर्थ है आपका, द प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी यानी व्यक्तिवाद, जनप्रिय संप्रभुता व सीमित सरकार जो उदारवादी लोकतंत्र के लिए आधार प्रदान करते हैं। यानी अगर आपको क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करनी है तो क्लासिकल लिबरलिज्म की बात इंडिविजुअलिज्म, पॉपुलर सोवरेनिटी और लिमिटेड गवर्नमेंट के बिना नहीं हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं रूसो। जॉन लॉक के बाद एक और थिंकर है हमारे रूसो, जो कि कुछ प्रिंसिपल्स देते हैं। दीज प्रिंसिपल्स वर ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। रूसो के जो आप प्रिंसिपल्स पढ़ोगे उन्हें ही आप अमेरिका की डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में देख सकते हैं। द राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि जीवन की स्वतंत्रता की व सुख शांति की प्रकृति के बारे में ये बात करते हैं कि हमें राइट होना चाहिए लिबर्टी का और लाइफ का, जीने का अधिकार होना चाहिए, हमारे पास लिबर्टी होना चाहिए और हैप्पीनेस, खुश रहने का हमारे पास अधिकार होना चाहिए। रूसो के प्रिंसिपल्स की झलक आपको द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स 1789 में भी देखने को मिलती है। रूसो ने जन उत्साही सदस्यों को एक समुदाय के सदस्यों के रूप में प्रस्तुत करके नागरिकता को आदर्श बनाने का प्रयास किया है। यानी कि जो रिपब्लिकन स्पिरिट है रूसो की, उन्होंने उसका यूज़ किया है एक आइडियल सिटीजनशिप को बनाने में,
कि एक आदर्श नागरिकता को वो आदर्श नागरिक बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो अपने प्रिंसिपल्स देते हैं। फॉर रूसो, रूसो के लिए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट सिंपली वॉज नॉट गुड इनफ। उनके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इनफ नहीं थी कि हाँ भाई एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाई और ये डेमोक्रेसी है, नहीं। ओनली फॉर्म ऑफ द फ्री गवर्नमेंट वॉज डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन विच सिटीजन वुड पार्टिसिपेट डायरेक्टली। रूसो के लिए प्रतिनिधि सरकार के साथ साथ स्वतंत्र सरकार, एक फ्री गवर्नमेंट होनी चाहिए जो जिसमें कि लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है, लोग पार्टिसिपेशन कर सके डिसीजन मेकिंग में, वो ही डेमोक्रेसी है फॉर रूसो। अब रूसो आगे क्या कहते हैं, रूसो वॉज अवेयर, रूसो अवेयर थे दैट ग्रोज इनइक्वालिटीज ऑफ वेल्थ एज वेल एज लास्ट पॉलिटिकल कम्युनिटीज, कि उनको पता था आर्थिक भेदभाव जो इकोनॉमी थी उसके बेस पे इनइक्वालिटीज साथ होगी, उसी के साथ बड़े बड़े जो राजनीतिक समूह थे उनके लोगों की भी स्वतंत्रता के लिए जो ये आप कह सकते हो आपकी इकोनॉमिकली इनइक्वालिटीज उनके लिए भी एक बाधा बनेगा। तब उनके एक छोटे नगर राज्य के संदर्भ में स्वतंत्र कल्याण व सार्वजनिक शिक्षा ने लोकतंत्र हेतु आदर्श परिस्थितियां प्रदान की। Sovereign, popular sovereignty, while liberty, welfare, and public education in the context of small city-state provide the ideal condition for democracy. Democracy के लिए एक ideal conditions ये provide करा सकते हैं। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट की इन 20th सेंचुरी की 20वीं सदी में लोकतंत्र का विकास कैसे होता है। बिगनिंग विद द एक्सटेंशन ऑफ द सफरेज टू वुमेन इन द ओल्डर वेस्टर्न डेमोक्रेसी एंड एंडिंग विद द डिसमेंटलिंग ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, कि जो ये हमारे पुराने पहले के जो पश्चिमी लोकतांत्रिक देश थे वहाँ पे महिलाओं को जो वोटिंग राइट मिलता है, वहाँ से डेमोक्रेसी स्टार्ट होती है 20th सेंचुरी की। और जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड यानी रंग भेद को समाप्त किया जाता है, उसको ख़त्म किया जाता है 20वीं सदी में, वहाँ तक आपकी लोकतंत्र चलता है, जिसे कि हम वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन कहते हैं, लोकतांत्रिकरण की लहरें जिनको नाम दिया गया। तो ये लहरें हैं वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। फर्स्ट वेव, पहली लहर हम किसे बोलते हैं, 19th सेंचुरी में जब यूरोपियन कंट्रीज में डेमोक्रेसी आती है। डेमोक्रेसी इन यूरोपियन कंट्रीज इन 19th सेंचुरी, जब वहाँ पे डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग होती है तो उसे हमने बोला है फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। सो सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन कब हुई, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद यूरोप के अनेक देशों में लोकतंत्र आता है। डेमोक्रेसी इन सम यूरोपियन कंट्रीज आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूरोपियन कंट्रीज, कुछ यूरोपियन कंट्रीज डेमोक्रेसी को अडोप्ट करना स्टार्ट करती है, तो वहीं से आपकी सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन स्टार्ट होती है। थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, डेमोक्रेसी इन जर्मनी एंड इटली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी और इटली में डेमोक्रेटाइजेशन शुरू होता है, वो और एशिया और अफ्रीका की कुछ कंट्रीज में जो कॉलोनी बनी हुई थी ब्रिटेन की, वो कॉलोनाइजेशन ख़त्म होता है, डीकॉलोनाइजेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद वहाँ की कंट्रीज में डेमोक्रेसी को अपनाया जाता है जी, तो उसे हम बोलते हैं थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। देखिए इंडिया कब डेमोक्रेटिक हुआ, ये आप थर्ड वेव में आप उसे पढ़ सकते हैं कि थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन के अंदर ही इंडिया ने डेमोक्रेसी को अडोप्ट किया था। तो फिर आती है फोर्थ वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, डेमोक्रेसी इन पोस्ट कम्युनिस्ट ईस्टर्न यूरोप एंड लैटिन अमेरिका, जब लैटिन अमेरिका के कुछ देश और साम्यवादी पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतंत्र को अपनाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं फोर्थ वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसमें आपको पता होना चाहिए कि इंडिया वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन की किस वेव में डेमोक्रेटिक बनता है, ठीक है। और आपको
जब आपका एग्ज़ाम लिखना होगा आपको, तो उसमें आप लिख सकते हैं डेमोक्रेटाइजेशन, वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। जब आप लोकतंत्र के बारे में लिख रहे हैं, एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा आपकी आंसर राइटिंग पे। एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, बच्चे को डीप नॉलेज है। आप यहाँ पे इंडिया का एग्जाम्पल ज़रूर लिखिएगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इंडिया के सिटीजन हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका द कंसेप्चुअल फैमिली ऑफ डेमोक्रेसी, ऑटोनॉमी, राइट्स, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। की डेमोक्रेसी, लोकतंत्र अपने आप में किन चीज़ों को लिए हुए है, यानी देखिए ऑटोनॉमी, राइट्स, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। जब हम इन वर्ड्स को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली डेमोक्रेसी का कंसेप्ट बनने लगता है कि हाँ, ये सब चीज़ें डेमोक्रेसी के अंदर हम पढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑटोनॉमी, स्वायत्ता, अधिकार, लिबर्टी और इक्वालिटी, इन सब से मिलकर ही डेमोक्रेसी बना है। डेमोक्रेसी एक परिवार है और उस परिवार के कुछ सदस्य हैं जिनका नाम है ऑटोनॉमी, राइट्स, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। इस लेक्चर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।